साथियों, आज हम बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश आए हैं चेक बाउंस के बारे में। सबसे पहले तो चेक बाउंस की धारा बड़ी कब है, इसका फुल फॉर्म क्या है। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881 में ब्रिटिश काल में यह धारा बनी है, क्योंकि 1843 में हमारे देश में बैंकिंग का जन्म हो गया था और उसके बाद चेक का चलन हो गया था लेन देन के लिए। अब अवस्था आविष्कार की जर्नी है। जब चेक बाउंस होने लगे तो 1881 में कानून बना कि किसी आदमी से रिकवरी कैसे करें, उसके ऊपर केस कैसे करें। जब ये 1881 में ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के टाइम में कानून बना, तब ये सिविल का मैटर था, मतलब सिविल का केस कोई भी बैंक कर सकता था। उस टाइम एनबीएफसी कंपनी का तो जन्म ही नहीं हुआ था। और 1988 तक ये सिविल का ही मैटर रहा। उसके बाद सरकार ने अमेंडमेंट कर दी, इसमें बदलाव कर दिया, इसको सिविल का भी कर दिया और क्रिमिनल भी कर दिया। यानी ये कानून बनने के 107 साल तक ये सिर्फ सिविल का मुकदमा कर सकते थे, लेकिन 1988 के बाद ये सिविल का भी और क्रिमिनल का भी। लेकिन फिर भी इसको सिर्फ क्रिमिनल में नहीं डाला गया, ना ही सिर्फ सिविल में रखा गया। जैसे पहले ब्रिटानिया के बिस्कुट आते थे, मीठा भी नमकीन भी, कोई चीज ठंडी भी लगे और गर्म भी लगे, तो इस तरह से इसकी दोनों तासीर कर दी गई। इसमें मैक्सिमम आपका क्या हो सकता है, मैक्सिमम 2 गुना तक जुर्माना हो सकता है जितने का आपका चेक बाउंस होगा, या मैक्सिमम 2 साल तक की सजा हो सकती है। जरूरी नहीं है कि 2 साल की सजा होगी, 6 महीने की हो, जो साल की, 1.5 साल की, 2 साल की। इसमें भी मैंने 50 लाख से कम के लोन में आज तक किसी को 2 साल की सजा नहीं होते हुए देखी। हो सकती है पर मैंने किसी को होते हुए नहीं देखी 50 लाख से कम। 99% इसमें प्लंटी ही लगती है, जुर्माना ही लगता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लग जाते हैं केस को। यही कारण है कि इतनी जल्दी कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर चेक बाउंस का केस करता ही नहीं। चवन्नी छाप डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, क्योंकि इनको ये पता है अगर इसके ऊपर चेक बाउंस का केस कर दिया, ये चेक बाउंस का केस जो है बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत मिल जाती है, बाय एंड जमानत मिल जाती है, तो इस आदमी को जमानत मिल जाएगी। जमानत मिल जाएगी, इसको कोर्ट में जाने का पता लग जाएगा, इसको सारे राइट्स पता लग जाएगा, अधिकार पता है, फिर ये देगा बाबा जी का घंटा। यही कारण है कि इतनी जल्दी आपके ऊपर केस नहीं करते। जब भी करते हैं तो अदर स्टेट में करते हैं, कम से कम आपके ऊपर कम से कम 1000 किलोमीटर दूर जाके केस करते हैं। मुंबई से लोन लिया है, दिल्ली कर देंगे, दिल्ली से लिया है, अहमदाबाद कर देंगे, गुजरात में जाके गुजरात से लिया, कलकत्ता कर देंगे, कलकत्ता से लिया, मुंबई कर देंगे, ताकि आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लिया जा सके। 1000 किलोमीटर दूर कम से कम करते हैं, 2, 3, 5, 4 किलोमीटर भी दूर कर सकते हैं। इनका बस चले तो 15,000 किलोमीटर दूर जाके कर दे, पर 15,000 किलोमीटर दूर हमारे देश की लंबाई नहीं है। ये तो फिर जाके पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जाके तो भाई केस नहीं होएगा। यही कारण है कि ये आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लेने के लिए आपके ऊपर चेक बाउंस का केस एकदम नहीं करते, बाद में करते हैं, लेकिन इसमें तुरंत प्रभाव से जमानत मिल जाती है। एक लेडीज ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि भाई मेरा जो केस है, क्योंकि ये अदर स्टेट में कर रखा था, भाई मेरी स्टेट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, डिसीजन आया कि हमारे देश में लगभग 44 लाख केस पेंडिंग है, चले हुए हैं चेक बाउंस के। तो ऐसे अगर आपको रियायत दे दी गई, आपके केस को ट्रांसफर करके आपकी स्टेट में ही कर दिया गया, तो फिर तो 44 लाख में से पता नहीं कितने लाख आदमी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो ये गैर व्यवहारिक है। अगर 44 लाख आदमियों को केस को ट्रांसफर करने की आदेश दे दिए जाए तो अफरा तफरी मच जाएगी और कोर्ट का टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। वहां से उसको रिजेक्ट कर दिया गया और उनको ये एक सुझाव दिया गया कि वो चाहें
तो अपनी स्टेट में जाके अगर किसी आदमी का अपनी ही स्टेट में अदर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि बहुत सी स्टेट ऐसी हैं हमारे देश में जो लंबाई में जिनका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर अपनी ही स्टेट में चाहें, अपनी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करवाना चाहें तो आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो आपकी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करने के उसको आदेश दे सकें, सरकमस्टांसेस देखते हुए कि भाई क्या सिचुएशन है उस आदमी की। कोई आदमी गंभीर बीमारी से परेशान है, वो जा ही नहीं सकता इस कारण से। लेकिन आप डरे घबराए नहीं, क्योंकि बहुत से आदमी कहते हैं कि सर हमने तो ईसीएस लगा रखा है या नेट से पैसे जा रहे हैं हमारे, तो हमने तो चेक दे ही नहीं रखा। भाई अगर आपने चेक भी नहीं दिया है तो भी ईसीएस बाउंस का केस आपके ऊपर हो सकता है, नेट बाउंस का आपके ऊपर केस हो सकता है। इसको बोलते हैं सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, 2007 में कानून बना। ये भी उसी तरह ही है, चेक बाउंस की तरह ही है। इसमें भी 2 गुना तक का जुर्माना हो सकता है या 2 साल तक की सजा हो सकती है। पर ये जो ईसीएस बाउंस का या नेच बाउंस का केस है वो सेम स्टेट में ही करते हैं, ज्यादातर सेम डिस्ट्रिक्ट में ही करते हैं। उसमें फायदा क्या है कि वो हैवी अमाउंट का नहीं हो सकता। भाई आपने लोन लिया 10 लाख रुपए का, चेक बाउंस तो 10 लाख का भी कर सकते हैं अगर 10 लाख का अमाउंट भर दिया उसमें। लेकिन ईसीएस तो आपने 20,000 का, 30,000 का, 40,000 का लगाया होगा, उतने का ही ईसीएस बाउंस का केस होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट की यह भी गाइडलाइंस है कि किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी ने या किसी आम आदमी को आपने चेक दिया है, उसने आपके ऊपर चेक बाउंस का केस कर दिया, जितना अमाउंट उस चेक में लिखा हुआ है अगर उतना अमाउंट आप पे कर दोगे तो वो केस डिसमिस हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो आगे नहीं चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, वो ईसीएस और मैंडेट पे भी लागू होते हैं, ईसीएस पे भी होते हैं, वो दोनों तरह के केस के ऊपर लागू होते हैं। अगर इन्होंने आपके इस पर ईसीएस मैंडेट या नेच का बाउंस का केस किया है और उसमें मान लो 20,000 रुपए का वो किया है, तो आप कोर्ट में जाके 20,000 रुपए जमा करवा दें, फिर आपको बेल करवाने की जरूरत नहीं, जमानत करवाने की जरूरत नहीं, और वो केस वहां पे रिजेक्ट हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, उसको दाखिल दफ्तर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से अवेयर रहे, जागरूक रहे, अपने अधिकार जाने। कोई भी हमारे देश में ऐसा कानून नहीं बना जो आपके फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दे। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक 138 NI एक्ट, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, यानी कि 14 दिन के लिए आपकी जेल हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, हल्के में नहीं लेंगे, तो इसमें तुरंत प्रभाव से जमानत हो जाती है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। सारे देश की किसी भी स्टेट में इन्होंने आपके ऊपर केस किया। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, उसको कभी भी हल्के में ना ले, इग्नोर ना करें। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो आप अपने मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उससे आप हाथ धो बैठेंगे, उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो कानूनी रूप से आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं, क्योंकि सरफेसी एक्ट ने आपके राइट्स जो है, आपके अधिकार जो है, उनको खत्म नहीं किया है। ना ही हमारे देश में कोई ऐसा एक्ट आ सकता है कि जो आपके राइट्स और अधिकार को खत्म कर दे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ रुपए है और आपने देने 1 करोड़ रुपए हैं बैंक, एनबीएफसी कंपनी को, और वो उसको 1 करोड़ में ही सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक सिंपल नोटिस इशू करें कि जिस लोकेशन पे मेरी प्रॉपर्टी है, जितने स्क्वायर फुट की है, जितने स्क्वायर मीटर किया, उसी लोकेशन पे उतने ही गज की, उतने स्क्वायर मीटर की 2 आदमियों के एफिडेविट लेके आओ कि वो 1 करोड़ रुपए में अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए तैयार हैं। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। उसके अलावा भी
आप अपनी प्रॉपर्टी को कानूनी रूप से बचा सकते हैं, लीगल वे में उसका प्रोटेक्ट उसको कर सकते हैं, ऑक्शन होने से उसकी बचा सकते हैं। अगर आपकी 3 से 4-5 EMI डिफॉल्ट हो गए हैं तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया होगा। अगर आपकी 3 EMI अभी डिफॉल्ट हुई हैं तो 100% आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लगाएंगे। अगर अभी तक आपकी EMI जा रही है, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में मैं नहीं दे पाऊंगा, तो आपके ऊपर ये सरफेसी एक्ट लागू करेंगे अगर आपका कोई सिक्योर लोन है। जैसे ही आपकी ऐसी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी दिक्कत परेशानी समस्या आपको आ रही है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं। आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजेशन का, फिजिकल पोजेशन का, DM साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आया है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। नॉर्मल कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।